नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको आज दिन भर से जुड़ी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का संदेश, हैंडलूम उत्पाद खरीदने की देशवासियों से अपील, बुनकरों के हुनर को दुनिया तक पहुंचाने का आह्वान, स्थानीय उत्पादों को अपनाने पर दिया जोर, आत्मनिर्भर भारत से जुड़ने का किया आह्वान। प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू से फोन पर बातचीत, रणनीतिक साझेदारी और पश्चिम एशिया के हालात पर हुई चर्चा, द्विपक्षीय सहयोग और मजबूत करने पर सहमति। मानसून सत्र के तीसरे हफ्ते भी विपक्ष का हंगामा जारी, संसद का कामकाज हो रहा प्रभावित। हंगामे के बीच लोकसभा में कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित, राज्यसभा ने विनियोग विधेयक संख्या 3 को दी मंजूरी। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए अहम फैसले, असम में 8,970 करोड़ रुपए की गुवाहाटी तेजपुर 4 लेन हाईवे परियोजना और 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन योजना को मंजूरी। देश की जैविक संपदा को स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण समृद्धि और आर्थिक विकास में परिवर्तित करने की ऐतिहासिक राष्ट्रीय योजना। प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर झारखंड में छात्रों का आंदोलन 13वें दिन जारी। विधानसभा में भी गूंजी आवाज। आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके छात्रों ने सरकार से बातचीत से पहले विवादित परीक्षाएं रद्द करने समेत रखी कई प्रमुख मांगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने मुंबई में युवाओं से किया संवाद, कहा जेनजी आंदोलन देश के खिलाफ नहीं, विरोध प्रदर्शन संवाद का एक जरिया। और भारत ने दुनिया को दिखाई ताकत, ओडिशा के चांदीपुर में मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण, कई लक्ष्यों को भेदने में सक्षम। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भारतीय हैंडलूम को अपनाने और बुनकरों का समर्थन करने की अपील की है। इंस्टाग्राम पर जारी अपने वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि 7 अगस्त का दिन स्वदेशी आंदोलन की ऐतिहासिक विरासत से जुड़ा है। उन्होंने याद दिलाया कि इसी दिन देश की आजादी के संघर्ष में स्वदेशी आंदोलन ने नई दिशा दी थी और लाखों लोगों ने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प लिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि देश के लाखों बुनकर परिवारों के परिश्रम और प्रतिभा को सम्मान देने का अवसर है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो हैंडलूम से बने उत्पाद खरीदें, उनकी विविधता और गुणवत्ता को दुनिया के सामने लाएं तथा सोशल मीडिया पर हैंडलूम पर आधारित वीडियो साझा कर दूसरों को भी प्रेरित करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना और छोटे बुनकर परिवारों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने देशवासियों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अधिक से अधिक लोगों से इस अभियान से जुड़ने का आग्रह किया। साथियों, 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है और हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार,
जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं और नई नई वैरायटीज होती है। आप देखिए ना, क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे 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 गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो। आइए 7 अगस्त हैंडलूम डे, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत और इजरायल के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने भारत इजरायल विशेष रणनीतिक साझेदारी के तहत अब तक हुई प्रगति की समीक्षा की और विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और विस्तार देने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। दोनों ने क्षेत्रीय परिस्थितियों पर चर्चा करते हुए आपसी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार भारत और इजरायल ने पारस्परिक हितों के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और आगे बढ़ाने और दोनों देशों के संबंधों को नई मजबूती देने के संकल्प को दोहराया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। एक और, भारत में बायोगैस के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन योजना को मंजूरी दी है, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम में कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देते हुए 4 लेन वाले गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर विकसित करने को भी मंजूरी दी है। देश में बायोगैस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने 23,731 करोड़ रुपए की गोवर्धन योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के जरिए बायोगैस के नए प्लांट लगाने से लेकर खरीद गारंटी तक 6 अहम पिलर होंगे। सरकार इस योजना के तहत 10 वर्षों तक क्रेडिट गारंटी से लेकर प्लांट लगाने तक में भी सहयोग करेगी। एक अश्योर्ड ऑफटेक यानी बाय करने का गारंटी इसमें दिया गया है। सेकेंड है प्राइस की स्टेबिलिटी। प्राइस ग्लोबल ऑयल का प्राइस, गैस का प्राइस अप एंड डाउन होता रहता है, तो बायोगैस को वो सब वॉलेटिलिटी प्राइस की न देखनी पड़े, इसके लिए एक अश्योर्ड प्राइस का सिस्टम बनाया गया है। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है बायोगैस के प्लांट लगाने में, उसमें सपोर्ट दिया जाएगा, कैपेक्स का सपोर्ट। और चौथा पिलर है पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जहाँ से बायोगैस का प्लांट लगता है उस वहाँ से कंज्यूमर्स तक पहुँचाने के लिए जो पाइपलाइन का नेटवर्क चाहिए, उसको सपोर्ट करने के लिए भी इस स्कीम में 4th पिलर रखा गया है। एक अन्य अहम फैसले में पूर्वोत्तर में कनेक्टिविटी को मजबूती देने के लिए असम में NH-15 पर 135.87 किलोमीटर लंबे गुवाहाटी तेजपुर कॉरिडोर को मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुल 8,970 करोड़ की लागत से 4 लेन बनाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। यह है बायता चरियाली, यानी गुवाहाटी से जस्ट बाहर निकलने के बाद में वहां से लेके तेजपुर तक। NH-15 जो कि गुवाहाटी के नॉर्थ बैंक पे लोकेटेड है, ब्रह्मपुत्रा के नॉर्थ बैंक पे लोकेटेड है, उसका ये प्रोजेक्ट है। और ये आगे जाके बहुत सारे अरुणाचल के, आगे नागालैंड के, इन सब के लिए कनेक्टिविटी का एक बहुत इम्पोर्टेंट हाईवे बनता है। ये 4 लेन हाईवे 135 किलोमीटर्स का है और करीब 8,970 करोड़ रुपीस का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में बुनियादी ढांचा विकास परियोजना की रफ्तार और तेज हुई है, जिसके चलते विकास की रफ्तार तो तेज हुई ही, साथ ही रोजगार के अवसर भी खूब बढ़े हैं। विकास के तमाम मानकों पर बीते वर्षों में नए नए प्रतिमान गढ़े गए हैं। DD न्यूज के लिए शैलेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।
झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। लगातार 13 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र अब उनका जो गुस्सा है वो अब सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बन चुका है। एक और विधानसभा के भीतर विपक्ष सरकार को घेर रहा है तो दूसरी ओर बाहर छात्र आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। सवाल उठ रहा है कि विपक्ष में रहते हुए पेपर लीक और भर्ती घोटालों पर मुखर रहने वाले दल सत्ता में आने के बाद आखिर खामोश क्यों हो जाते हैं। 13वां दिन और छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर। रांची की सड़कें गवाही दे रही हैं कि युवाओं का सब्र का बांध अब टूट चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। इस बीच 7 अगस्त को आइसा यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले विधानसभा मार्च और 10 अगस्त को विधानसभा के घेराव का ऐलान कर दिया गया है। छात्रों की मांग है कि अब सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलेगा, बल्कि निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग 10 तारीख को विधानसभा खड़ा करेंगे। अरे लाखों लाख संख्या में रहेगा। जेपीएससी रद्द रद्द, एसएससी रद्द रद्द, सीजीएल रद्द रद्द। इस वर्तमान सरकार में टीडीपीएल कंपनी द्वारा जितने भी एग्जाम लिया गया है उसको रद्द। उसके बाद सीबीआई जांच, ईडी जांच, उसके बाद जेपीएससी में, एसएससी में, सीजीएल में रिफॉर्म एक करना पड़ेगा। रिफॉर्म सड़क पर बैठे छात्रों की गूंज अब विधानसभा के भीतर तक पहुंच गई है। बजट सत्र के पहले दिन विपक्ष के विधायकों ने जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं में कथित तौर पर गड़बड़ी को लेकर हंगामा किया। बीजेपी, आजसू और एलजेपी के विधायक विधानसभा के मुख्य द्वार पर धरने पर बैठ गए और जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच की मांग उठाई। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार जवाब देने से बच रही है। जेसीसी में और जीपीएससी में करप्ट अफसरों को आप अध्यक्ष बनाएंगे, मेंबर बनाएंगे, सचिव बनाएंगे। सरकार के ऊपर कैसे भरोसा किया जाए, कैसे विश्वास किया जाए। इसीलिए हमने कहा कि अदालत के निगरानी में और जांच हो और समय सीमा पर के अंदर जांच का परिणाम भी आना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच राजनीतिक दलों के रवैये पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक और भर्ती घोटाले का मुद्दा उठता है, तब कांग्रेस, राजद और समाजवादी पार्टी जैसे दल छात्रों के समर्थन में सबसे आगे दिखाई देते हैं। लेकिन झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर उनकी सक्रियता सवालों के घेरे में है। विपक्ष का आरोप है कि सत्ता में आते ही छात्रों के मुद्दे पर संवेदनशीलता की जगह सफाई और जांच समितियों का सहारा लिया जा रहा है। जेएमएम अब तक झारखंड और दिल्ली के आंदोलनों के बीच अंतर बताने में ही उलझी नजर आ रही है। दिल्ली का जो आंदोलन था और झारखंड का आंदोलन दोनों बिल्कुल अलग है। दिल्ली में छात्र आंदोलन लगातार करते रहे, 25-30 दिन तक कोई सूद नहीं ली गई उनकी। जब विपक्ष का दबाव पड़ा, पार्लियामेंट का घेराव हुआ और ये सब कुछ हुआ, तब जाकर उनसे बातचीत के लिए तैयार हुए और जो भी एक्शन हुआ। हमारे यहाँ डे 1 से ही छात्रों के हित में काम हो रहा है। 13-14 दिन तक झारखंड की सरकार मौन रही और राहुल गांधी जी वो बिल्कुल इससे अलग रहे। आप तो जंतर मंतर चले गए, किंतु झारखंड के जो छात्र, हजारों छात्र पिछले 13-14 दिनों से बैठे हैं, उनकी आप तरफ नजर नहीं है। क्या कारण है? जो छात्रों के हित में बात करते हैं, आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं, तो अब राहुल जी, कांग्रेस पार्टी, आपकी सरकार वहां है तो कहां गए आपकी नैतिकता? क्यों नहीं वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं? क्यों नहीं अपना समर्थन वापस कर रहे हैं? दो नजरिया मत रखिए राहुल बाबा, आपको एक नजरिया रखना पड़ेगा। नेता प्रतिपक्ष हैं। झारखंड की सियासत में छात्रों का ये आंदोलन अब सिर्फ भर्ती परीक्षाओं का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि सरकार की विश्वसनीयता और जवाबदेही की भी परीक्षा बन गया है। अगर सरकार जल्द भरोसा बहाल नहीं कर पाती तो ये आंदोलन राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों मोर्चों पर उसके लिए बड़ी चुनौती साबित हो सकता है। ब्यूरो इनपुट के साथ रांची से दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रांची में छात्रों के संघर्ष को आमरण अनशन पर बैठे 8 आंदोलनरत छात्रों के दम से बल मिल रहा है। अन्न त्याग कर अपनी मांगों पर डटे छात्रों का कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा उनका संघर्ष जारी रहेगा। आइए देखते हैं उन 8 युवाओं की कहानी जिन्होंने अपनी आवाज बुलंद करने के लिए सबसे कठिन रास्ता चुना है।
मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ऐसा ही कुछ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आमरण अनशन पर बैठे 8 छात्र नेता और विद्यार्थियों की कहानी है। इन 8 छात्रों के दम से आंदोलन और संघर्ष नए मुकाम तक पहुंचा है। छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने भूख हड़ताल जैसे सत्याग्रह का फैसला यहां सबसे पहले किया। अब वो कमजोर भी दिख रहे हैं, लेकिन छात्र हित में हौसले मजबूत हैं। आखिर सरकार इतना निर्दयी क्यों हो गई है, जबकि स्टेट का लोकल गवर्नमेंट है और उनके राज्य के छात्र का जेन्युइन डिमांड है। तो आगे हम इस आंदोलन को आगे भूख हड़ताल पर ही रखेंगे और 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का आह्वान किए हैं। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी का मामला देश भर में गूंज रहा है। छात्र आंदोलन के तौर तरीके भी बेहद लोकतांत्रिक है। यहाँ शालीनता के साथ आंदोलन जारी है। अन्न त्याग कर महेंद्र प्रसाद, प्रेम नायक और कुश महतो भी अपनी आवाज सरकार तक पहुँचा रहे हैं। तो एक भी एग्जाम झारखंड का हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। रीजन क्या है कि सारे नौकरियां को 20, 25, 30 लाख, 50 लाख में बेचा जाता है। ये जीता जागता उदाहरण है। सरकार यानी श्री हेमंत सोरेन जी से कहना चाहते हैं कि आप अगर हमारी बातों को नहीं सुनती हैं तो आपके इस्तीफे की हम मांग करते हैं और धीरे धीरे हम अपने आंदोलन को आगे ले जाते रहेंगे। सारी एग्जामों में जो हमारे वैकेंसी को एकदम सीधे रूप से बेचे जा रहे हैं, बिचौलिए के हाथ में दिए जा रहे हैं और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को झारखंड में भेजा जा रहा है और उनके द्वारा एग्जाम को कंडक्ट किया जा रहा है। झारखंड की बेटियां भी इंसाफ की इस लड़ाई में पीछे नहीं है। पहले दिन से ही इस आंदोलन में लड़कियां भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। दिन गुजरने के साथ हर रोज कारवां बढ़ रहा है। अब तो हबीबा और सविता कुमारी ने भी एक कदम आगे बढ़कर भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। जब तक से सरकार हमारी बातों को नहीं मान लेती है, क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, अगर हमारे अधिकारों को वो सूद समेत वापस नहीं कर देती है, तब तक हम लोग यहाँ पे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, चाहे जो भी हो जाए। यह आंदोलन देश को संदेश भी दे रहा है। अगस्त का महीना वैसे भी देश प्रेम की नई अलख जगाता है और रांची में तिरंगा यात्रा के दौरान इन छात्रों ने उस जज्बे का भी परिचय दिया। धरना स्थल भी देशभक्ति गीतों से गुंजायमान है। छात्र मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग के साथ ही पिछले 5-6 वर्षों में जितनी परीक्षाएं हुई हैं उसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। अब छात्रों के इस आंदोलन में उनके भूख हड़ताल का कारवां भी लगातार बढ़ रहा है और इस भूख हड़ताल में अब 8 विद्यार्थी शामिल हो गए हैं। अपने सहयोगी विकास और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार, दूरदर्शन समाचार, रांची। केरलम की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। भाजपा के युवा मोर्चा का यह प्रदर्शन सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे लोक सेवा आयोग रैंक होल्डर्स के समर्थन में था। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और अभ्यर्थी सचिवालय की ओर बढ़े, लेकिन पुलिस ने बैरिकेड लगाकर उन्हें रोक दिया। जब प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड को पार करने की कोशिश की तो हालात तनावपूर्ण हो गए। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन चलाए और उसके बाद लाठीचार्ज भी किया। प्रदर्शन के दौरान कई कार्यकर्ताओं और अभ्यर्थियों को हिरासत में लिए जाने की भी खबरें सामने आई। दरअसल लोअर प्राइमरी स्कूल शिक्षक और केरलम लोक सेवा आयोग की रैंक सूची में शामिल अभ्यर्थी कई दिनों से सचिवालय के सामने भूख हड़ताल पर बैठे हैं। भूख हड़ताल पर अभ्यर्थी का आरोप है कि सरकार परीक्षा पास करने और रैंक लिस्ट में नाम आने के बावजूद ज्वाइनिंग नहीं दे रही है। यह भी आरोप है कि सरकार ने योग्य उम्मीदवारों को दरकिनार कर बैकडोर से ज्वाइनिंग देना शुरू कर दिया है। अब प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सीपीएम और कांग्रेस दोनों ही मुद्दों को दोहरे रवैये के साथ उस पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और दोहरा रवैया अपना रहे हैं और युवाओं का हक मार रहे हैं। हालांकि केरल पीएससी की ओर से अगस्त महीने के लिए साक्षात्कार और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, लेकिन सड़क पर उतरे अभ्यर्थियों का संतोष थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक युवाओं का एक ही सवाल है कि जब मेरिट लिस्ट में नाम है तो नियुक्ति पत्र कब मिलेगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा पीढ़ी के युवाओं से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली में हुए जेन जी आंदोलन, शिक्षा व्यवस्था और सोशल मीडिया के इस्तेमाल जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। दिल्ली आंदोलन का जिक्र करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि लोकतंत्र में सहमति बनाने का एक तरीका विरोध भी है। कई तरह के विचार सामने आते हैं और बातचीत के जरिए सहमति बनती है। अलग अलग वजहों से बात नहीं सुनी जाती अगर तो आंदोलन किया जा सकता है, लेकिन ऐसा सहमति बनाने के लिए किया जाना चाहिए, ना कि बंटवारा करने के लिए।
आंदोलन भी एक डायलॉग का तरीका है। हम यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसमें समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो हमारा डिबेट चलेगा। आप किसी कठिनाई में हो या मैं किसी कठिनाई में हूं, सुलझाना आपके हाथ में है, मेरे हाथ में, और नहीं हो रहा है तो मैं चिल्लाऊंगा, मैं आपको वहां से लेके आऊंगा, ये पहले करो, अर्जेंट है, ऐसा कहूंगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट भी कॉन्सेंसस बनाने का एक तरीका है। लॉट ऑफ व्यूज कम टुगेदर and a consensus is evolved after discussion. That discussion may happen through dialogue. Due to various reasons, if that thing is not heard, agitation पर जा सकते हैं। लेकिन ये सब करना है to evolve the consensus, not to create divisions. संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इस संवाद कार्यक्रम के दौरान कहा कि जेन जी और जेन अल्फा मौजूदा पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार हैं। वहीं प्राथमिक शिक्षा पर बोलते हुए संघ प्रमुख ने जोर दिया कि शिक्षा कमर्शियल बिजनेस नहीं है, बल्कि जीवन की आवश्यकता है। इसलिए शिक्षा सर्वसुलभ हो और सभी को मिले। इसके लिए संरचना पर विचार करना होगा। फीस सहित सभी पहलुओं पर चर्चा जरूरी है। मोहन भागवत ने दिल्ली के छात्र आंदोलन में सोशल मीडिया की भूमिका पर बोलते हुए सतर्कता बरतने की सलाह भी दी। जैसे सोशल मीडिया पर एक मैं इकॉन हूं, तो मुझे ये एहसास चाहिए कि मेरे कारण 10 लाख लोग अनुकरण करते हैं मैं जो करता हूं उसका, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि 10 लाख लोग मेरे पीछे चल के गड्ढे में न जाए, इतना तो मुझे देखना है। ये विवेक चाहिए। सोशल मीडिया में अभी तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि मेरे आपके चित्र बना पर भी हमारे मुंह में शब्द डालकर आवाज सहित सब बातें वैसी ही करके दिखा सकते, फेक वीडियोस वगैरह आते हैं। तो ये जानने के बाद सोशल मीडिया का उपयोग करते समय ऑथेंटिक सोर्स से वेरिफिकेशन किए बिना विश्वास नहीं रखना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में ईसाई समुदाय के 16 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की और संयुक्त अल्पसंख्यक कार्रवाई मंच के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम FCRA से जुड़े मुद्दों और ईसाई समुदाय की चिंताओं से गृह मंत्री अवगत हुए। बैठक में FCRA से संबंधित मामलों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल में सांसद और संयुक्त अल्पसंख्यक कार्रवाई मंच के अध्यक्ष P. विल्सन, मंच के संयोजक जॉन सैमुअल सहित कई चर्चों और ईसाई संगठनों के वरिष्ठ धर्मगुरु और प्रतिनिधि शामिल थे। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर प्रस्तावित FCRA संशोधन विधेयक 2026 पर अपनी चिंताएं साझा की। मुख्यमंत्री ने विधेयक के कुछ प्रावधानों पर पुनर्विचार करने की मांग करते हुए कहा कि इनका असर राज्य में विदेशी सहायता प्राप्त सामाजिक और धार्मिक संगठनों की गतिविधियों पर पड़ सकता है। उन्होंने मिजोरम की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधनों पर विचार करने का आग्रह किया। गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री की बात सुनी और मामले पर उचित विचार का भरोसा दिया। The thing which is very clearly mentioned to us that it's not going to be retrospective. That assurance was given to us, and the rest of the points will be given a Paraguay's comment by him, and he is going to start discussion on 12th of this month in Parliament. कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना के साहस, रणनीति और अदम्य पराक्रम की अनकही कहानी को पर्दे पर लेकर आई नेटफ्लिक्स की सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर का प्रीमियर आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया गया। इस अवसर पर सीरीज के कलाकार, निर्माता, निर्देशक और कई विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक विशेष वीडियो संदेश भी जारी किया गया, जिसमें उन्होंने भारतीय वायुसेना के शौर्य और बलिदान को नमन करते हुए इस तरह की प्रस्तुतियों को नई पीढ़ी तक देश के सैन्य इतिहास को पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। यह सीरीज 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना द्वारा चलाए गए ऐतिहासिक ऑपरेशन सफेद सागर की कहानी को दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास है। भारतीय वायुसेना ने तो ऑपरेशन सफेद सागर के साथ उस युद्ध की दशा और दिशा को ही बदल दिया था। इस वेब सीरीज के माध्यम से सहेजने
और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास आप सबने किया है। कारगिल की उस इंटेंसिटी को नेटफ्लिक्स जैसे ग्लोबल स्टेज पर लाना अपने आप में बड़ी बात है। इसे पूरी प्रामाणिकता के साथ और सेंसिटिविटी के साथ सिनेमाई पर्दे पर उतारना ये अपने आप में बड़ा ही चैलेंजिंग है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यूपीआई पर एमडीआर शुल्क के कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि सरकार द्वारा लाया गया कराधान एवं अन्य कानून विधेयक 2026 उस वैधानिक गारंटी को समाप्त करता है जिसके तहत अब तक यूपीआई लेन देन को पूरी तरह शुल्क मुक्त रखा गया था। यह संशोधन भविष्य में देश के सभी प्रकार के डिजिटल भुगतानों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट लागू करने का रास्ता खोलता है। इस पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री ने कांग्रेस के इन दावों को झूठी अफवाह और भ्रामक करार दिया है। अपने संदेश में उन्होंने लिखा कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट केवल व्यापारियों पर लागू होता है, न कि अंतिम उपभोक्ताओं या ग्राहकों पर। इस व्यवस्था से बैंकों और फिनटेक कंपनीज की बुनियादी ढांचे, नवाचार और सुरक्षा में अधिक निवेश करने का समर्थन मिलेगा, जिसका सीधा लाभ अंततः सभी यूपीआई उपयोगकर्ताओं को ही मिलेगा। वित्त मंत्री ने बताया कि एनपीसीआई के नेतृत्व वाली यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अभी तक एमडीआर को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। यह प्रक्रिया संसद द्वारा कराधान और अन्य कानून संशोधन विधेयक 2026 के पारित होने के बाद ही आगे बढ़ेगी, जो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम की धारा 10(a) में संशोधन का प्रस्ताव करता है। वित्त मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि यदि कांग्रेस पार्टी संसद की कार्यवाही में रचनात्मक रूप से भाग लेती तो जब यह विधेयक सदन के पटल पर रखा गया था तब इन सभी मुद्दों पर सदन के भीतर विस्तार से चर्चा की जा सकती थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई दिल्ली में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के डी देशमुख व्याख्यान में विकसित भारत के विजन को राष्ट्रीय प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत केवल प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने का लक्ष्य नहीं, बल्कि ऐसा भारत है जहां शून्य गरीबी हो, हर नागरिक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिले, युवाओं को कौशल और सम्मानजनक रोजगार मिले, महिलाएं अर्थव्यवस्था में बराबरी की भागीदार हों और किसान भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी बनाने में अग्रणी भूमिका निभाएं। In this year's budget, Viksit Bharat is not an abstract aspiration or merely a target for per capita income to grow. It's a nation where there is zero poverty, 100% quality education. Every citizen can obtain high quality, affordable and comprehensive health care. Every young person is equipped with skills and meaningful employment. Women participate fully in the economic activity. And our farmers make India the food basket for the world. And we shall be the leaders in tech-driven knowledge economy. 2047 is no longer a distant aspiration. It's an immediate national horizon, and a good deal of it must be settled within the next few years. डी देशमुख व्याख्यान में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत को औपनिवेशिक सोच और विक्टिमहुड की मानसिकता से बाहर निकलना होगा। उन्होंने कहा कि बैंकिंग व्यवस्था, सरकारी संस्थान और सार्वजनिक संसाधन हर भारतीय के लिए समान अवसर सुनिश्चित करें। वित्त मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं को राष्ट्रीय प्राथमिकताएं बताया। We have to get over our colonial mindset. India must reject the psychology of victimhood. Our financial institutions, governance structures, and public resources must widen the circle of opportunity. Our banks are all for all Indians, not just for a select few. Banking must continue to be an instrument for inclusion, ensuring that the aspiration finds support rather than barriers. Mudra Yojana has actually made us entrepreneur of every citizen who wants to benefit from the Yojana, and that is going to be the most important thing, that we should recognize the entrepreneurial talent and skill in each one of our citizens. Quality education, as I said, quality healthcare, as I said, are entirely non-negotiable as national priorities. केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत मंडपम में 10वें इंडिया इंटरनेशनल फुटवेयर फेयर 2026 का उद्घाटन किया। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कन्फेडरेशन ऑफ
इंडियन फुटवेयर इंडस्ट्रीज के सहयोग से आयोजित ये B2B मेला 3 दिनों तक चलेगा। ये आयोजन इनोवेशन दिखाने, बिजनेस पार्टनरशिप को मजबूत करने और वैश्विक फुटवेयर के लिए एक व्यापक मंच माना जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि ये आयोजन भारतीय फुटवेयर उद्योग को नई गति प्रदान करते हुए विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुझे लगता है जैसे टेक्सटाइल में हम 2014 में 25 मीटर कपड़े को उपयोग करते थे, आज 45 मीटर कपड़े उपयोग कर रहे हैं। उसी तरह जूते का भी उपयोग बढ़ रहा है। भारत आने वाले दिनों में मुझे पूरा भरोसा है कि अगली बार जब ये लगेगा ट्रेड फेयर, तो आज 12 देश से आए हैं, 112 देश से लोग आएंगे और ये दुनिया का एक फुटवेयर का बहुत बड़ा फेयर हो। केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भारत के ऊर्जा परिदृश्य को बदल रही है। अक्टूबर 2025 में जहां रोज 5000 सोलर इंस्टॉलेशन होते थे, वहीं जुलाई 2026 में यह संख्या बढ़कर 16000 प्रतिदिन हो गई है। नई दिल्ली में आयोजित 7वीं CII इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना से घर घर तक स्वच्छ ऊर्जा पहुंचाने के साथ साथ देश में घरेलू सोलर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी मजबूत हुआ है। केंद्र सरकार की पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अब 50 लाख घरों तक पहुंच गई है। रूफटॉप सोलर की स्थापना की रफ्तार भी 3 गुना बढ़कर रोज 16,000 से ज्यादा हो गई है। साथ ही भारत 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एस डी कुमारस्वामी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के तहत हम स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के लिए मजबूत घरेलू सप्लाई चेन बना रहे हैं। सरकार ने इसके लिए 18,100 करोड़ की PLI योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, सोलर PV मॉड्यूल के लिए PLI और बैटरी स्टोरेज के लिए BCD छूट जैसे कई कदम उठाए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली मेट्रो को मध्य प्रदेश से बिजली मिल रही है। यह सतत विकास और लागत बचत का एक बड़ा उदाहरण है। देश के बहुत राज्य कर रहे हैं, इसमें तो अग्रसर मध्य प्रदेश है, ये भी मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। We have created this demand by reducing the GST and GST rate in RE devices and other manufacturing components from 12% to 5%. For an ordinary family, this makes a typical 3 kilowatt rooftop solar system, which comes under the PM Suryaghar, around 9,000 to 10,500 rupees cheaper, that is lesser cost. Today, India stands as the world's 4th largest economy with a GDP of nearly $4.18 trillion and is firmly on course to become the 3rd largest economy in the coming years. This remarkable growth is being powered by infrastructure expansion, manufacturing depth, and sustained capital investment. वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये हमारी वसुधैव कुटुंबकम की भावना की ही गहराई का परिलक्षण है। जो इसी के प्रकार से अगर ऊर्जा की तरफ से भारत के दृष्टिकोण से हमारे राज्य की तरफ देखते हैं, तो मध्य प्रदेश अब नवकरणीय ऊर्जा का अंगद की पैर की तरह रखने वाला एक मजबूत हिस्सा हमारे यहाँ से दिखाई देता है, जिसके लिए सभी प्रकार के दरवाजे हमारे अपने राज्य के अंदर हमसे जुड़ने वाले भी और हमसे लाभ पाने वाले भी। भारत ने अपनी परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता को फिर एक बार मजबूत करते हुए मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा स्थित इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज चांदीपुर से यह मिसाइल सफलतापूर्वक दागी गई। बता दें कि यह परीक्षण स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड की देखरेख में किया गया। इस लॉन्च से सभी ऑपरेशनल और टेक्निकल पैरामीटर्स की पुष्टि हुई है। भारत में बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ावा देने और नवाचार आधारित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के उद्देश्य से इंडिया IP एडवांटेज समिट
2026 का आयोजन किया गया। इस दौरान बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण, नवाचार को प्रोत्साहन, उद्योग, अकादमिक सहयोग को मजबूत करने तथा भारत को वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में स्थापित करने जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हुई। ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया की माने तो यह समिट भारत में बौद्धिक संपदा के प्रति जागरूकता बढ़ाने, नवाचार को प्रोत्साहित करने और देश की आर्थिक प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। समिट में बतौर अतिथि शामिल हुए पेटेंट, डिजाइन एवं ट्रेडमार्क्स के कंट्रोलर जनरल प्रोफेसर उन्नत पंडित ने कहा कि पेटेंट में आई तेजी सरकार की नीतियों का असर है, जो इसका विकसित भारत में महत्वपूर्ण योगदान नजर आएगा। भारत सरकार ने जो 2016 में नेशनल आईपीआर पॉलिसी बनाया था, उसमें काफ़ी सारे 7 अलग अलग ऑब्जेक्टिव पर काम करने के लिए काफ़ी सारे सुझाव दिए गए थे। उन सारे सुझावों के ऊपर स्ट्रेटेजिकली ना सिर्फ DPIIT ने अमलीकरण किया है, बट जो भी 18 अलग अलग विभाग, अलग अलग मंत्रालय के साथ संबंधित विभाग है, उन सभी ने अपने अपने तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया। इसीलिए आज सभी बौद्धिक संपदा अधिकारों में हम अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ देख पा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा और केंद्र सरकार के बीच जारी संवाद के तहत गुरुवार शाम रेल भवन में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेटा के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। करीब 65 मिनट तक चली इस बैठक में सूत्रों के मुताबिक केपलन के नेतृत्व में पहुंचे मेटा के प्रतिनिधिमंडल ने सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर से उठाई गई चिंताओं पर अपना पक्ष रखा। इससे एक दिन पहले मंत्रालय के सचिव स्तर पर भी मेटा के अधिकारियों के साथ बैठक हुई थी, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर सरकार ने अपनी चिंताएं साझा की थी। सूत्रों का कहना है कि सरकार और मेटा के बीच ये संवाद आगे भी जारी रहेगा और आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच और बैठकें होने की संभावना है। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कल मेटा के CEO मार्क जुकरबर्ग ने इस घटना सहित बाल यौन शोषण सामग्री, डीप फेक और प्लेटफॉर्म संचालन में हुई चूक के लिए माफी मांगी थी। इससे पहले बुधवार को IT सचिव S कृष्णन ने कहा है कि सरकार ये समझना चाहती है कि मेटा की कुछ प्रणालियां अपेक्षित तरीके से क्यों काम नहीं कर रही हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कंपनी क्या कदम उठा रही है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हस्तियों के सत्यापित हाथों के मामलों में पर्याप्त सुरक्षा उपाय होने चाहिए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक मेटा अधिकारियों ने स्वीकार किया कि कुछ कंटेंट को पैसे लेकर प्रमोट किया गया था और इस पर खेद भी जताया। सरकार ने कंपनी को स्पष्ट किया कि केवल मध्यस्थ होने का दावा कर जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सूत्रों का कहना है कि कंटेंट के वितरण और प्रमोशन में सक्रिय भूमिका होने के कारण IT कानून के तहत मिलने वाला सेफ हार्बर संरक्षण स्वतः लागू नहीं माना जाएगा। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक फेसबुक पोस्ट तकनीकी खराबी के कारण कुछ समय के लिए हटा दिया गया था। मेटा ने इसे तकनीकी त्रुटि बताते हुए पोस्ट बहाल कर दिया और माफी भी मांगी, लेकिन सरकार ने इस स्पष्टीकरण को पर्याप्त नहीं माना। इसके बाद मेटा के शीर्ष वैश्विक अधिकारियों को तलब किया गया और अब आज दूसरे दौर की बैठक में सरकार कंपनी से जवाबदेही और सुधारात्मक कदमों पर विस्तृत चर्चा करेगी। भोपाल स्थित दूरदर्शन केंद्र ने क्षेत्रीय बोलियों को नई पहचान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है और दूरदर्शन केंद्र भोपाल में गुरुवार से प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा बुंदेली बोली में दैनिक समाचार बुलेटिन का औपचारिक शुभारंभ किया गया। यह बुलेटिन प्रतिदिन दोपहर 12 बजे प्रसारित होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि DD न्यूज की महानिदेशक ममता वर्मा और विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त महानिदेशक ऋतु शुक्ला रहीं। दीप प्रज्वलन के साथ बुलेटिन की शुरुआत हुई और इस अवसर पर ममता वर्मा ने कहा कि देश की जनभाषाओं को समाचार बुलेटिन का हिस्सा बनाना स्थानीय भाषाओं के सम्मान और उनकी वैश्विक पहचान को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन के मंच से प्रसारित होने वाला समाचार एक मानक स्थापित करेगा। पूरे देश में इतनी सारी आम जन की भाषाएं हैं, अगर उनको बुलेटिन तक ले आया जा सके तो उससे मुझे लगता है कि वो उनमें भी गर्व बढ़ता है और देश में भी उनकी तरफ पहचान बढ़ती है, क्योंकि ये बुलेटिन पूरे विश्व में जाएगा। अभी तक कई भाषाओं में YouTube पर तो बुंदेली पर बहुत चल रहा होगा, पर दूरदर्शन से आने में एक मानक बन जाता है खबर का कि ये खबर ठीक है, इस तरह खबर होनी चाहिए। बुंदेली भाषा है जो मध्य प्रदेश में भी बोली जाती है, उत्तर प्रदेश में भी बोली जाती है, तो मध्य प्रदेश वालों ने उत्तर प्रदेश में भी सेंध डाल दी, वहाँ तक आपका बुलेटिन जाएगा। तो बहुत मुबारकबाद आप लोगों को।
इस दौरान डीडी न्यूज के अतिरिक्त महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने कहा कि बुंदेली केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कई जिलों की भी प्रमुख बोली है। उन्होंने कहा कि बुंदेली समाचार बुलेटिन में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के पूरे बुंदेलखंड क्षेत्र की खबरों को एक मंच पर प्रस्तुत किया जा सकेगा, जिससे क्षेत्रीय समाचारों का दायरा और व्यापक होगा। बुंदेली भाषा सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, उत्तर प्रदेश के भी कुछ जिले हैं जहां बुंदेली भाषा बोली जाती है। और हमारे हेडक्वार्टर का एक कदम है इंटीग्रेटेड न्यूज़ रूम, जो कि आने वाले 5-6 महीने में ये पूरा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो बुंदेली समाचारों में आप यूपी के समाचार चाहे आप पूरा जो एरिया है उसको हम कवर कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब बुंदेली समाचार देंगे तो हम पूरा बुंदेलखंड रीजन है उसके समाचार दे पाएंगे। डीडी न्यूज मध्य प्रदेश की क्षेत्रीय समाचार प्रमुख पूजा पी वर्धन ने कहा कि बुंदेली समाचार बुलेटिन अंचल की भाषा, संस्कृति और स्थानीय सरोकारों को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का माध्यम बनेगा। उन्होंने बताया कि दूरदर्शन मध्य प्रदेश ने इस पहल के लिए 9 प्रतिभाशाली समाचार वाचकों का पैनल तैयार किया है, जिससे युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का नया मंच मिलेगा। बुंदेली समाचार की पहल दूरदर्शन ने करी है। बुंदेली समाचारों से क्षेत्र के युवाओं को भी अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का महत्वपूर्ण मंच मिला है। दूरदर्शन मध्य प्रदेश ने बुंदेली बुलेटिन के लिए प्रतिभाशाली युवाओं का एक पैनल तैयार किया है, जिसमें 9 समाचार वाचक और 5 आलेख संपादक शामिल हैं। बुंदेली बुलेटिन में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड अंचल की खबरों के साथ उत्तर प्रदेश के बुंदेली भाषी क्षेत्रों की खबरों को भी प्रसार भारती शब्द के माध्यम से समाहित किया जाएगा। समाचार में इतना ही। नमस्कार।